Assalamu alaikum class. Welcome to the class of Fundamentals of Forensic Sciences. हमारा फर्स्ट लेक्चर जो था उसके अंदर मैंने जनरल डिस्कशन कर दी थी सारी की सारी आज के लेक्चर की। तो आज जो है मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दूंगी। आज हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और फोरेंसिक्स लैब की सर्विसेज कि एक फोरेंसिक्स लैब में कौन कौन से यूनिट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे ना कि फोरेंसिक्स होती क्या है। फोरेंसिक्स का जो वर्ड है वो लैटिन जुबान से निकला है फोरेंसिस से, जिसका मतलब होता है मार्केट प्लेस या फोरम। तो पुराने वक्तों में क्या होता था, हमारे पास लैब्स तो नहीं थी फोरेंसिक्स की कि डिटेक्ट किया, एविडेंस लिया और हमने एनालिसिस की और फिर हमने लॉ जो है वो कोर्ट के पास चले गए और हमने सबमिट करा दिया सारा डाटा और जस्टिस सीख की। इस तरह का तो काम नहीं था। पुराने ज़मानों में तो यही होता था कि डिस्कशन होती थी, लोग आपस में बैठते थे, दोनों तरफ की टीम्स जो होती थी वो अपना बयान देती थी, जैसे आजकल के दौर में भी पंचायतें होती हैं हमारे गाँव में, तो वही वाला सीन था। तो उस ज़माने में भी पब्लिक डिस्कशन होती थी, एक लोगों के सामने जो है वो मसला रखा जाता था और दोनों तरफ की टीम्स जो होती थी वो आर्ग्यूमेंट्स करती थी। जिस टीम की आर्ग्यूमेंट ज़्यादा बेहतर होती थी, जिसकी तरफ ज़्यादा लोग जो थे वो गवाह होते थे, वो जीत जाती थी और उसके हक में फैसला हो जाता था। तो फोरेंसिक्स जो है वो उसी जगह से निकला है, फोरेंसिस से, जिसका मतलब है पब्लिक डिस्कशन और डिबेट या फिर एक मार्केट प्लेस। रोमन्स पुराने ज़मानों में यही बात जो मैंने आपको बताई है कि क्या होता था कि ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ रोमन्स क्रिमिनल जो अक्यूज़र होता था और जिसके ऊपर अक्यूज़ हुआ वो होता था, जो विक्टिम होता था और जो अक्यूज़र होता था, दोनों पार्टीज़ जो हैं वो लोगों के सामने अपने आर्गुमेंट करती थी और जिसकी स्पीच सबसे बेहतर होती थी उसको जो है वो उसके हक में फ़ैसला कर दिया जाता था और दूसरे को सज़ा मिल जाती थी अकॉर्डिंग टू जो भी उधर के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे। अब फोरेंसिक्स जो है एनालिसिस, सोचना, अंडरस्टैंडिंग, कोई लीगल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये जस्टिस प्रिवेल करना, ये सारा कुछ तो बहुत पुराने वक्तों से है। तो इसकी सबसे पहली एग्जांपल तो हमारे पास खुद कुरान मजीद में है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का केस जब था। तो सूरह यूसुफ में ही है कि स्टार्ट ऑफ फोरेंसिक्स तो सूरह यूसुफ में ही हो गया था, जब जुलेखा ने एक्यूज़ किया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को असॉल्ट के लिए, असॉल्ट के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। तो जजमेंट जो थी वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक़ में किस तरह दी गई, वो एविडेंस की बेस पे दी गई। वो कौन सा एविडेंस था, वो ये था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो शर्ट थी वो फ्रंट साइड से फटी हुई नहीं थी, वो बैक साइड से फटी हुई थी। तो इससे उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे वो जो है ज़बरदस्ती कर रहे होते तो विक्टिम जो होता वो अपने आप को बचाने के लिए जो फोर्स लगाता वो फ्रंट साइड से लगाता, तो जो शर्ट थी वो फ्रंट साइड से फटी होनी चाहिए थी, बैक साइड से नहीं। तो इस जजमेंट की बेस के ऊपर जुलेखा को गिल्टी करार दिया गया। अब आगे जो है फोरेंसिक्स की डेफिनेशंस हैं। फोरेंसिक्स को क्रिमिनलिस्टिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि क्रिमिनल साइंसेज है ना, इसमें भी हम क्रिमिनल को पकड़ते हैं। तो इन सारी की सारी डेफिनेशंस में से कोई भी 2 या 3 आप लोगों ने याद करनी है। क्रिमिनलिस्टिक इज रेफर टू द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ physical evidence generated by criminal activity and the application of all the physical and applied sciences for the purpose of justice. तो फोरेंसिक साइंसेज में आपने वो सारी की सारी साइंस पढ़नी होती है जिसकी मदद से आप एक क्राइम सीन को रिजॉल्व कर सको, कोई लीगल प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सको। तो इसमें से आप कोई भी डेफिनेशंस याद कर सकते हैं। अब लॉ क्या होता है, हम कह रहे हैं ना कि किसी लीगल सेटिंग को या किसी लॉ के अकॉर्डिंग काम किया जाए, तो वो लॉ क्या होता है, कानून क्या होता है। कानून जो है एक किसी भी जगह के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर या किसी भी गवर्नमेंट के अंदर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करना मस्ट होता है। जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर हो तो आपने यूनिवर्सिटी में क्लास के टाइम से पहले क्लास में पहुंचना है, ये वहाँ का रूल है। आपने जो है चीटिंग नहीं करनी है, वहाँ का रूल है। अगर आप चीटिंग करोगे एग्ज़ाम में तो आपको फ़ाइन होगा या हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट रिपीट करना पड़े, आपको फेल कर दिया जाए। तो ये उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आप ट्रैफिक के बारे में बात करो तो जो ट्रैफिक वायोलेशन होती है तो वो ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आपने रेड लाइट के ऊपर रुकना है। अगर आप रेड लाइट के ऊपर नहीं रुक रहे हो तो आपने वायलेट किया वो चीज़, तो आपको फ़ाइन होगा। या अगर आपको कहा है कि हेलमेट पहननी है और आपने नहीं पहनी है तो वो भी आपके वायलेशन पे आएगा, तो वो लॉ है।
इसी तरह गवर्नमेंट के अंदर भी डिफरेंट लॉज होते हैं कि आपने टैक्स पे करना है, अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आप उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हो। आपने बिजली चोरी नहीं करनी है, आपने जो है वो बिल टाइम से देने हैं, बिल जो है वो ऊपर नीचे नहीं कराने हैं। तो ये सारे के सारे लॉज हैं और इन लॉज को फॉलो करना ज़रूरी है। तो वो सारे के सारे कानून एक गवर्नमेंट के अंदर जो स्टैब्लिश किए जाते हैं वो लॉ कहलाते हैं, जिनको अगर आप फॉलो नहीं करोगे, वायलेट करोगे, तो आपको पेनल्टी होगी। और वो पेनल्टी जो फाइन की शक्ल में भी हो सकती है, जेल की शक्ल में भी हो सकती है, छोटी पेनल्टी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्राइम कितना बड़ा है। अब जो लॉ होता है उसकी भी दो टाइप्स होती हैं। एक लॉ वो होगा जिसके अंदर लोगों के आपस के मसले रिजॉल्व किए जाएं, और दूसरा लॉ वो होगा जिसमें लोगों ने जो गवर्नमेंट के साथ गलत काम किए हैं वो रिजॉल्व किए जाएं। तो दो तरह के लॉज होते हैं, एक होता है सिविल लॉ और दूसरा होता है क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ जो होता है वो इंसान जो लोग वहाँ पर रह रहे होते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। जैसे प्रॉपर्टी के मसले हो गए हैं, फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स हैं उनके मसले हो गए हैं, लीगल जो भी आपस के झगड़े हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए होता है। या आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर जो है वो आप फ्रॉड करके भाग गए हो, तो वो जो आपस के जो झगड़े हैं वो सारे रिजॉल्व करने के लिए हम सिविल लॉज को फॉलो करते हैं। और जो क्रिमिनल लॉज होते हैं वो ऐसे लॉज होते हैं जिसके अंदर आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की हो। फॉर एग्जांपल आपने किसी का मर्डर किया हो, आपने कोई टेररिस्ट अटैक किया हो, आपने किसी को किडनैप किया हो, इस तरह के जो केसेस होंगे वो क्रिमिनल लॉज के अंदर आते हैं। हाई प्रोफाइल जो केसेस होते हैं वो सारे के सारे। तो मेजर डिफरेंस क्या है, सिविल लॉ जो होता है वो डील करता है विद पीपल हु कमिटेड अ रॉन्ग अगेंस्ट वन अनदर। सिविल लॉ आपस के लोगों के रॉन्ग डूइंग्स जो होती हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए होता है, जबकि क्रिमिनल लॉ ऑन द अदर हैंड डिवाइन करता है इंडिविजुअल ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, इंसान ने जो स्टेट के साथ गलत काम किए होते हैं उसके ऊपर। अब आगे हम देखते हैं फोरेंसिक्स की क्या हिस्ट्री है। सबसे पहले तो रोमन्स में क्या हुआ, आर्गुमेंटेशन होती थी और जिसकी बेस्ट होती थी उसके हक में फैसला हो जाता था। फिर अर्लीस्ट रिकॉर्ड हमें पहले मिलते हैं कि सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन का काम कहाँ से स्टार्ट हुआ। चाइना के अंदर 3rd सेंचुरी के अंदर एक बुक लिखी गई, मैन्युस्क्रिप्ट बुक लिखी गई, जिसके टाइटल था यीयूजी अ कलेक्शन ऑफ क्रिमिनल केसेस, जिसके अंदर उन पर्सन ने एक केस रिजॉल्व किया था। और वो कैसे किया था कि एक लेडी थी जो जिसने अपने जिसने ये कहा था कि जो उसका हस्बैंड है वो एक्सीडेंटल फायर से उसकी डेथ हो गई है। लेकिन जब पोस्टमार्टम का रिजल्ट आया, उन्होंने उसके लंग्स चेक किए तो लंग्स के अंदर कोई भी चीज़ नहीं थी, टार वगैरह नहीं थी। और आपको पता है कि अगर इंसान जिंदा हो और उसको आग लगी हो तो वो ज़िंदा अगर होगा तो वो सांस ले रहा होगा, और अगर वो सांस ले रहा होगा तो उसके लंग्स के अंदर कोई ना कोई मटेरियल बाहर से, वो जो पोल्यूटेंट्स होंगे, टार होगी, वो अंदर जाएगी। लेकिन उस इंसान की जो डेड बॉडी थी उसके लंग्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वहाँ से डाउट क्रिएट हुआ। तो उन साइंटिस्ट ने इस चीज़ को कैसे क्लेम किया, कैसे प्रूव किया लोगों के सामने कि जो लेडी है वो झूठ बोल रही है। उन्होंने 2 पिग्स लिए, एक पिग को जो है वो जिंदा चलाया और एक पिग को मारने के बाद फिर जलाया, और उन दोनों के लंग्स को पोस्टमार्टम किया और उधर से देखा कि जो पिग जिंदा जलाया गया था उसके अंदर टार थी, और जो पिग जिंदा नहीं था, जो मार के जलाया गया था, उसके अंदर टार नहीं थी। और वो जो पर्सन हम जो हस्बैंड था उसके अंदर भी टार नहीं थी। तो जब कंपैरिजन हुआ तो पता चला कि उस पर्सन को, उस हस्बैंड को भी पहले कत्ल किया गया था और बाद में उसको जलाया गया था, और ये क्लेम किया गया था कि वो एक्सीडेंटल फायर से उसकी डेथ हुई है। तो इस तरह वो जो वुमेन थी उसको एडमिट की गई थी उसका गिल्ट। फिर जो है चाइना और इंडिया के अंदर जैसे डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं। इंडिया में ये है, आज तक भी है, लोग इतने अवेयर नहीं है तो वो कहते हैं कि जो आग पर से चलेगा वो सच्चा होगा और जो नहीं चल पाएगा वो झूठा होगा, इस तरह। तो चाइना में भी ऐसे था कि उन्होंने ये अपना बनाया हुआ था कि वो जो राइस, चावलों का जो आटा होता है वो जो जो भी सस्पेक्ट होते थे उनके मुंह में डाल देते थे, और जिसका राइस फ्लोर जो था वो ज़्यादा स्टिक करता था ज़ुबान के ऊपर, वो क्रिमिनल डिक्लेयर किया जाता था। और अब इसके पीछे उनकी थ्योरी क्या थी, मतलब कि एविडेंस तो है पर इतना कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था। लेकिन उस ज़माने में ये था कि जैसे ही इंसान जो होता है वो झूठा होता है, नर्वस होता है, तो स्लाइवा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है आपके माउथ में। तो वो जो स्लाइवा प्रोडक्शन की वजह से जो राइस फ्लोर होता है वो गीला हो जाएगा। तो जो इंसान ज़्यादा नर्वस होगा उसका स्लाइवा प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो उसके जो मुंह के अंदर उन्होंने चावलों का आटा डाला वो भी ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो जिसका ज़्यादा गीला होगा उसके हिसाब से वो देते थे कि ये वाला इंसान जो है वो क्रिमिनल है या गिल्टी है। फिर 15 सेंचुरी के अंदर मेडिसिन मेडिसिन के ऊपर काम करना शुरू हो गया कि फ़र्स्ट एड की जो दवाइयाँ हम यूज़ करते थे वो बनाना शुरू हो गई।
फिर जो है वो मैथ्यू ऑर्फिला जो थे, उन्होंने वो केमिस्ट थे और टॉक्सिकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पॉइजन्स की स्टडी की, और उन्होंने हमारे पास ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पॉइजन्स का इफ़ेक्ट होता है, एनिमल्स के ऊपर जो पॉइजन्स का इफ़ेक्ट हुआ होता है, उसके ऊपर बुक लिखी और उनको फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है फोरेंसिक साइंसेज के अंदर। फिर 1828 के अंदर हमारे पास जो माइक्रोस्कोप थी वो डेवलप हो गई। जैसे जैसे एडवांसमेंट आई, लैब की तरफ हम जाना शुरू हुए, ऐसे ऐसे फोरेंसिक्स की के जो मेथड्स हैं उसमें भी एडवांसमेंट आ गई। 1863 के अंदर ब्लड एनालिसिस करना इंसानों को आ गई कि क्राइम सीन के ऊपर जो ब्लड मिलता था, अब वो जो ब्लड होता है, रेड कलर की कोई भी चीज़ हो तो हम उसको ब्लड तो नहीं डिक्लेयर करेंगे ना, हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि हाँ ये वाली जो चीज़ है ये ब्लड है, और अगर ये ब्लड है तो ये इंसान का ब्लड है या किसी और स्पीशी का ब्लड है, हो सकता है वो किसी एनिमल का ब्लड हो, तो वो कैसे डिटेक्ट करना है, प्रिजम्पटिव टेस्ट ब्लड्स के 1863 में इंसानों ने करना शुरू किए थे। फिर 1879 के अंदर एल अल्फोंसे बर्टलन ने जो है वो मॉर्फोलॉजी, इंसानों की स्टडी करना शुरू की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मेजरमेंट करना शुरू की, क्योंकि जो डेड बॉडीज़ मिलती हैं हम लोगों को, जो डेड बॉडीज़ मिलती थी वो उनसे कैसे डिटेक्ट किया जा सकता था कि ये डेड बॉडी इंसान की है या किसी जानवर की है, अगर ये हड्डी है तो ये मेल की है या फीमेल की है, तो वो एंथ्रोपोमेट्री की फील्ड थी। एंथ्रोपोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी मेजरमेंट्स। तो वहाँ पे हम ह्यूमन बॉडी के मेजरमेंट करते थे चेक करने के लिए, उसकी हाइट, फिजिक, लेंथ, और वहाँ से हम अंदाजे लगाते थे कि ये इंसान जो था वो अपनी असल हालत में जब वो ज़िंदा होता था होगा तो वो कैसा होता था। तो वो पूरी की पूरी फील्ड जो थी वो अल्फोंसे बर्टिलन ने 1879 में इस बारे के ऊपर लोगों को बताना शुरू किया। फिर 1892 में गाल्टन ने फिंगरप्रिंटिंग की किताब लिख दी कि फिंगरप्रिंट्स आपको पता है हर इंसान के यूनिक है, तो वो जो हर इंसान के यूनिक फिंगरप्रिंट्स हैं उनको हमने कैसे डिटेक्ट करना है, उसकी वो यूनिक हैं तो वो क्यों है, लोगों को तब पता चला कि यूनिक होते हैं। तो वो जो सारा काम था वो गाल्टन ने किया। फिर 19th सेंचुरी के अंदर हमें पता है कि शर्लॉक होम्स आया, एपिसोड आना शुरू हुए जिधर क्राइम से इन्वेस्टिगेशन के ऊपर एपिसोड बाय एपिसोड उन्होंने काम किया, और उन्होंने हमें बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स बता दी जिनसे लोगों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। तो बहुत सारी एडवांसमेंट जो है वो इस शर्लॉक होम्स की वजह से फोरेंसिक्स के अंदर आई। फिर 1901 में डॉक्टर कार्ल ने जो है हमारे पास ब्लड के डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स बताए। जब उन्होंने ब्लड ग्रुप्स बताए तो हमने ब्लड ग्रुप की डिटेक्शन करना भी आ गई। फिर डॉक्टर लियोन ने 1915 के अंदर बताया कि अब जो ब्लड होता है, ब्लड के प्रिजम्पटिव टेस्ट तो हमें आ गए थे, लेकिन वो तो ब्लड था ना, गीला ब्लड। अब ब्लड जो होता है वो हर क्राइम सीन के ऊपर बहता हुआ नहीं होता। बहुत सारे क्राइम सीन ऐसे होते हैं जिसके ऊपर ब्लड ड्राई आउट हो चुका होता है, क्योंकि वो जो क्राइम हुआ हुआ होता है वो काफ़ी देर का हुआ हुआ होता है, और हम जब तक पहुंचते हैं तब तक वो ड्राई हो चुका होता है। तो वो जो ड्राई ब्लड के पैटर्न्स हैं उनसे हमें क्या कुछ पता लग सकता है, वो जो टेक्निक्स हैं वो सारी की सारी हमें डॉक्टर लियोन लैट्स ने दी। फिर ऑसबॉर्न ने जो है वो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखना शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की फ्रॉड्स भी तो है ना, फ्रॉडजरी है कि आप किसी के चेक के ऊपर अपने साइन कर दो, आप किसी के चेक के जो उसने नंबरिंग लिखी हुई है वो गलत लिख दो, किसी की चीज़ को जो है वो जो रेज करके उसके ऊपर ख़ुद अपनी चीज़ें डाल दो, या फिर किसी की जो विरासत होती है उसके जो चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टी के जो मसले होते हैं उनके ऊपर आप फ्रॉड करो, तो वो जो सारे के सारे मसले होते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। तो ऑसबॉर्न ने उसके ऊपर लिखा। फिर हमारे पास आते हैं 1910 के ऊपर वन ऑफ द फर्स्ट पुलिस क्राइम सीन लेबॉर्ट्री लियोन में, फ्रांस में 1910 के अंदर बनी, पहली क्राइम सीन लेबॉर्ट्री बनी थी यहाँ। तो ये चीज़ें जो हैं ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको याद रखना है। फिर जो है वो हमारे पास लोकार्ड जो थे, सर एडमंड लोकार्ड ने लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल दिया, और उनको कहते हैं फादर ऑफ फोरेंसिक साइंस। उन्होंने हमें एक बेसिक प्रिंसिपल दिया कि फोरेंसिक्स काम कैसे करती है। फोरेंसिक्स ऐसे काम करती है, बल्कि पूरी दुनिया में ये सब कुछ होता है कि क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज़ को टच करते हो तो आप कुछ ना कुछ उस चीज़ के साथ लगा देते हो, और कोई ना कोई चीज़ उस चीज़ से अपने ऊपर ट्रांसफ़र कर लेते हो। एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स इज ट्रेसेस, कि हर कॉन्टैक्ट से कोई ना कोई ट्रेस छूटता है।
हर इंसान जो है जब क्राइम सीन के ऊपर आता है तो कोई ना कोई चीज़ वो उस क्राइम सीन से लेके जा रहा होता है और कोई ना कोई चीज़ वो छोड़ कर जा रहा होता है, और वही एविडेंस होते हैं जिसको हम उठा के लैब में लेके जाते हैं और एनालिसिस करते हैं और हम बता देते हैं कि ये वो इंसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने टेबल के ऊपर हाथ लगाया, तो जब मैंने टेबल को टच किया तो जो मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं वो टेबल के ऊपर लग गए, वो डिटेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह टेबल का कलर या टेबल की डस्ट जो है वो मेरे हाथों पे लग गई होगी, तो वो ट्रांसफर हुआ ना चीज़ों का। इसी तरह आप अगर चेयर के ऊपर बैठे हो तो आपने किसी बुक को हाथ लगाया है, आप उस चेयर के ऊपर बैठे हो तो आप कोई ना कुछ चीज़ वहां पर छोड़ के जा रहे हो सकता है वो आपके फाइबर, आपके हेयर्स हो सकता है वो आपके कपड़ों के फाइबर्स हो सकता है आपके जूते के प्रिंट्स हो, कोई ना कुछ चीज़ आप वहां पर छोड़ के जा रहे हो और कोई ना कोई चीज़ आप वहां से लेकर ही उठोगे। तो वो जो प्रिंसिपल है वो कहलाता है लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल। फिर एट द एंड जो है वो डीएनए प्रोफाइलिंग के ऊपर काम करना शुरू हुआ कि हम डीएनए से किस तरह जो है इंसान को डिटेक्ट करते हैं, तो वो सारा काम किया था सर एलेक्स जेफरी ने। अब इसके आगे भी है। आगे अब हमने देखते हैं क्राइम सीन की लैब्स, जैसे सर्विसेज ऑफ क्राइम सीन क्या हैं। एक क्राइम सीन की जो लैब होती है उसके अंदर कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पीएफएसए के अंदर डिफरेंट यूनिट्स हैं। वो जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उसमें डिफरेंट तरह के लोग काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट तरह के एविडेंस डिफरेंट जगहों के ऊपर जाते हैं। तो वो कौन कौन से यूनिट्स होते हैं मैंने आपको वो बताने हैं। ये जैसे जैसे एडवांसमेंट आई क्राइम सीन की टेक्निक्स के अंदर, वैसे वैसे ही फैसिलिटीज़ भी बढ़ती गई और लोगों ने क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन लैब्स बनाना शुरू कर दी। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन लैब्स में ना सिर्फ जो है वो क्राइम सीन को रिजॉल्व किया जाता है बल्कि उधर रिसर्च भी होती है। क्यों रिसर्च होती है? अब क्योंकि देखो, जैसे जैसे क्रिमिनल जो है वो एडवांस होते जा रहे हैं, वो नई नई टेक्निक्स लाते जा रहे हैं कि हमें उन्हें पकड़ना मुश्किल होता जाए, ऐसे ऐसे ही हमें भी तो उनको पकड़ने के लिए नई नई उनके लेवल की टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट है ना। और से और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी टेक्निक्स के 2 मिनट के अंदर हम जो टेस्ट जो है वो 2 घंटे में होता है वो हम 1 घंटे में कर लें, वो कुछ सेकंड्स में कर लें, और से ज़्यादा अथेंटिसिटी ज़्यादा आती जाए, तो वो जो न्यू न्यू चीज़ों की रिसर्च है वो होती है क्राइम सीन लैब्स में, और वहाँ पर जो केसेस होते हैं वो भी रिजॉल्व होते हैं। अब कौन कौन से यूनिट्स होते हैं एक पूरी क्राइम सीन के अंदर? क्राइम सीन लैब के अंदर जो पहला यूनिट होता है वो होता है फिजिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट में जितना भी फिजिकल एविडेंस होता है, जैसे सॉइल सैंपल हो गए, ड्रग्स हो गए, एक्सप्लोजिव हो गए, कोई पेंट, कोई ग्लास की जो चीज़, ग्लास टूटा हुआ है तो वो, जैसे शीशे की विंडो की जो जो कारों की विंड स्क्रीन होती है उधर से उस वो टूटी हुई है, कोई इस तरह का केस है, तो वो सारा कुछ जो होता है, जितने भी एविडेंसेस होते हैं फिजिकल, वो वहाँ पर आते हैं। ठीक है, वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आती हैं, वहाँ पर आती हैं फिजिकल यूनिट के अंदर। बायोलॉजी यूनिट के अंदर वो सारे के सारी डाटा आता है जहाँ से हमने डिटेक्ट करना हो डीएनए, जैसे कि ब्लड ब्लड सैंपल, सीमन सैंपल, सलाइवा के सैंपल्स, या ड्राई ब्लड, जो भी इस तरह के, या प्लांट्स, या वुड, इस तरह की चीज़ें सारी की सारी जहाँ से हम जो है वो, या हेयर या फाइबर, अगर हेयर होगा उसकी रूट होगी तो उधर से भी डीएनए निकाल सकते हैं, जहाँ जहाँ से भी हम डीएनए की प्रोफाइलिंग कर सकते हैं वो सारे के सारे एविडेंस आते हैं बायोलॉजी यूनिट में। फिर आता है फायर आर्म यूनिट। फायर आर्म और बैलिस्टिक्स। फायर आर्म्स क्या होते हैं? ऐसी ऐसे चीज़ें जो एक्सप्लोजिव्स होती हैं, जैसे जैसे गन्स होती हैं, तो वो फायर आर्म्स कहलाते हैं। गन्स या शॉर्ट गन्स या राइफल्स, जितने भी इस तरह की चीज़ें होती हैं जिससे लोगों की डेथ होती है, वो सारे के सारे, तो उसमें ऐसे सारे के सारे फायर आर्म्स भी आते हैं, और जो उस फायर आर्म से निकली हुई बुलेट्स होती हैं, कार्ट्रिज केसेस होते हैं, बुलेट्स होती हैं, खाली बुलेट्स होती हैं, शेल्स होते हैं, वो सारे के सारे भी वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर चेक होते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि ये गोली जो है वो उसी गन से निकली है? तो वो जो डिटेक्शन होती है वो सारी की सारी फायर आर्म यूनिट में होती है। फिर होती है डॉक्यूमेंटेशन एग्जामिनेशन यूनिट। अब डॉक्यूमेंटेशन एग्जामिनेट यूनिट में डॉक्यूमेंट्स का जितना फ्रॉड होता है वो आता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हैंड राइटिंग के मसले डॉक्यूमेंट्स के अंदर, टाइप राइटिंग के मसले, वो सारे यहाँ पर आते हैं। फिर आती है फोटोग्राफी यूनिट। अब आपको पता है कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के अंदर हर चीज़ की सबसे पहले फोटोग्राफी होती है, तो वो जो फोटोग्राफी टीम होती है वो इस यूनिट में से लेके जाते हैं हम। फोटोग्राफी यूनिट होता है, इधर से उठा के लेके जाते हैं, और ये फोटोग्राफी टीम के ऊपर के अंदर हर तरह के कैमराज, हर तरह की फोटोग्राफी, एक्सरे फोटोग्राफी, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, हर तरह की डिजिटल टेक्निक्स लोग और उसके एक्सपर्ट्स होते हैं जो
जितने भी फोटोग्राफ्स ली जाती हैं क्राइम सीन की, वो यहाँ पर आकर सॉर्ट आउट होती हैं, इनके पास होती हैं, रिकॉर्ड इनके पास होता है। अब ये वाली जो सारी सर्विसेज थी वो होती हैं हर क्राइम सीन लैब में। अब कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो डिफरेंट लैब्स में अकॉर्डिंग टू देयर नीड होती हैं, कुछ जो ऑप्शनल सर्विसेज होती हैं। वो ऑप्शनल सर्विसेज ये हैं, सबसे पहले होता है टॉक्सिकोलॉजी यूनिट, जहाँ पर हम बॉडी के पॉइजन्स और टॉक्सिन्स जो बॉडी में से निकल रहे होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। लेटेंट फिंगरप्रिंट यूनिट के अंदर जितने भी फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनकी एनालिसिस की जाती है। पॉलीग्राफी यूनिट के अंदर पॉलीग्राफी की जाती है। पॉलीग्राफी जो होती है इसका मतलब होता है लाई डिटेक्टर। पॉलीग्राफ जो होता है वो एक लाई डिटेक्टर होता है, एक ऐसा मशीन होती है जिसकी मदद से आप बता सकती हो कि ये जो स्पेसिफिक इंसान है ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अब इसके ऊपर मैं आपको एक पूरा प्रेजेंटेशन दूंगी किसी दिन, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ ये याद, अगर आपने और ज़्यादा पढ़ना है तो आप पोलियोग्राफी को सर्च करिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे। पोलियोग्राफी जो यूनिट होता है ना, अब इसकी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो पीएफएस से है हमारे पास, पंजाब फोरेंसिक्स लाहौर में जो है लैब जो है वहाँ पर भी पोलियोग्राफी यूनिट है। अब पोलियोग्राफी यूनिट का क्या काम है एक क्राइम सीन लैब के अंदर? एक बेहतरीन काम इसका ये है, इवन दो इसकी इतनी अथेंटिसिटी अब नहीं है क्योंकि आप पोलियोग्राफी को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी नर्व्स को कंट्रोल कर सकते हो, तो आप झूठ बोल सकते हो। और ऐसा भी होता है कि लाई डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ऐसी भी टेक्निक्स हैं। लेकिन एक क्राइम सीन लैब के अंदर ये यूजुअली होता है, वो इसलिए होता है ताकि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं जो उस क्राइम सीन लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए उनके पोलीग्राफी टेस्ट किए जाते हैं, ताकि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव की ऑनेस्टी प्रूव की जा सके। क्योंकि आपको पता है कि क्राइम सीन को रिजॉल्व करना कोई छोटे बच्चे का काम तो है नहीं, हर चीज़ तो नहीं करी है, बहुत हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं और बहुत ज़्यादा सीक्रेट डाटा होता है कि किसी को नहीं पता होता। इवन ऐसे होता है कि अगर आप क्राइम सीन में लैब्स में अगर आप काम कर रहे होगे तो ऐसे होता है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक क्राइम या कोई केस रिजॉल्व कर रहे हो तो उस केस के बारे में आपको भी नहीं पता होता, जो एविडेंस आपके पास आया होता है आपको भी नहीं पता होता कि ये जो एविडेंस है ये कौन सी वाली केस का है। क्योंकि अगर आपको पता होगा तो हो सकता है वो डाटा जो है वो किसी तरह लीक हो जाए, और अगर वो लीक हो जाए तो जो इंसान उसके ऊपर टेस्ट कर रहा है उसको थ्रेट मिल सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है। इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए कि कोई भी इंसान झूठ ना बोले, कोई डाटा हमारा बाहर ना जाए, तो वो पॉलीग्राफी यूनिट होता है। फिर होता है वॉइस प्रिंट एनालिसिस यूनिट। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे थ्रेट आपको कॉल्स के ऊपर भी मिल जाते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर टेप रिकॉर्डर्स में भी मिलते हैं जो लोगों ने थ्रेट किए होते हैं। तो वो जो वॉइस रिलेटेड डाटा होता है वो एनालाइज करने के लिए वॉइस प्रिंटिंग एनालिसिस यूनिट होता है। फिर होता है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन यूनिट। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन यूनिट के अंदर वो पूरी की पूरी टीम होती है जो उस क्राइम सीन के ऊपर जाकर एविडेंस कलेक्ट करती है। जिस टीम ने क्राइम सीन के ऊपर जाना है वो होता है उसका यूनिट, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन यूनिट। तो उसमें स्पेसिफिक सोर्ट्स ऑफ पर्सन होते हैं जो उस जगह के ऊपर हाईली स्किल्ड होते हैं। फिर होती है फोरेंसिक साइकेट्री। अब फोरेंसिक साइकेट्री का यूनिट इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारी दफ़ा ऐसे होता है कि वो जो क्रिमिनल हो वो साइको हो, उस अब बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो साइकोलॉजिकली मसले होते हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए फोरेंसिक साइकेट्री होती है जो देखती है कि उस लीगल सेटिंग के अंदर उस इंसान का बिहेवियर क्या था, उस इंसान ने सब कुछ किया तो वो क्यों किया। फिर होती है फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी। फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डेंटिस्ट्री, इज द स्टडी ऑफ टीथ। तो जो टीथ का डाटा होता है, हमारे जो टीथ होते हैं ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस होते हैं। अगर आपको किसी सीन के ऊपर टीथ मिल जाए बॉडी के अंदर, जो के बॉडी डिटेक्शन जो होती है वो सिर्फ टीथ से भी हो सकती है। जो हमारे पास इसके ऊपर आगे हम एक पूरा डिटेल लेक्चर है तो वो मैं दूंगी आपको। तो डेंटल एविडेंस जितने भी होते हैं उनको स्टडी करने के लिए फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी होती है। फिर होती है फोरेंसिक इंजीनियरिंग। अब इसमें क्या होता है, फोरेंसिक इंजीनियरिंग में आप देखते हो कि व्हीकल का क्या फॉल्ट है। अब देखो कोई गाड़ी जो है वो मिस में ब्लास्ट हो गया, अब गाड़ी जो है उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसका एक्सीडेंट क्यों हुआ, इधर वो कोई टेक्निकल फॉल्ट था या किसी ने उसमें कुछ ऑल्टरनेशन की थी, तो वो इंजीनियर्स ही होंगे ना जो व्हीकल के इंजीनियर्स होंगे। तो वो सारा कुछ इसके अंदर आता है। फिर आती है हमारे पास फोरेंसिक कंप्यूटर्स एंड डिजिटल एनालिसिस। फोरेंसिक कंप्यूटर और डिजिटल एनालिसिस में हम वो सारा का सारा डाटा रिट्रीव करते हैं जो आपको साइबर क्राइम में होता है। साइबर क्राइम में जैसे फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे आपको किसी ने थ्रेट किया हो, या इस तरह के जो डिजिटली फ्रॉड्स होते हैं कंप्यूटर रिलेटेड,
या डिजिटली फ़ोन, मोबाइल फ़ोन रिलेटेड, वो सारा कुछ डाटा एनालिसिस किया जाता है इस डिजिटल एनालिसिस के ज़रिए, और सारा का सारा डाटा रिट्रीव हो जाता है।